सीआरसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, हमने पिछले क्लास में आपको वैदिक सभ्यता के लिए पूरे मतलब विस्तार से बताया था। आज जो टॉपिक आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो इतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे अगर आप पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। दोस्तों आइए आज हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के परिचय को देखेंगे और आज हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी टर्म को, किसी भी विषय को पढ़ते हैं तो उसके हर परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है क्योंकि राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक यानी कि किसी भी बिंदु से हम वंचित न रह जाएं, इसलिए अलग से एक हायरार्की में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे और इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात हमें जान लेना जरूरी है कि उत्तर वैदिक काल हम क्यों पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल हम इसलिए पढ़ते हैं कि जब हम वैदिक सभ्यता शुरू किए थे तो आपको बताए थे कि सहूलियत के लिए वैदिक सभ्यता दो भाग में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। चूंकि हम जानते हैं कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसलिए ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल बोला गया और उसके बाद की जितनी भी वेदों की रचना हुई वो सब उत्तर वैदिक काल में आती है। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों 1000 से लेकर 600 ईस्वी ईसा पूर्व, माफ कीजिए, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक की बातों को अध्ययन किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ना, इस काल के जो आर्य की संस्कृति थी उनका प्रसार हुआ, विकास हुआ, ठीक है, इनके उत्कर्ष हुए और मतभेद, इन सभी कालों का इन सभी जो आर्य लोग थे, इन अपने आप में मतभेद का एक उपापोह लग गया। मतलब विचारों का, धर्म का, नीति का, ये जितने भी चीजें हैं ना, इनमें ना मतभेद उत्पन्न होने लगे, लोगों के अलग अलग विचार प्रकट होने लगे, लोगों की सोच बदलने लगी। जैसे जैसे समय बदलता गया दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में एक संघर्ष पैदा होता गया और उत्तर वैदिक काल में इसमें मतलब प्रत्येक धर्म के नीति, आचार विचार और विश्वास, मत विश्वास, उनकी अपनी सोच का एक स्पष्ट रूपरेखा उत्तर वैदिक काल में दिखता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें जो यजुर्वेद है, ऋग्वेद को छोड़ के, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल को पढ़ते हैं और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं। तो इसके प्रमुख स्रोत क्या क्या है? यजुर्वेद, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो यजुर्वेद से मिलती है, सामवेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनसे मिलती है, उपनिषद होते हैं उनसे मिलती है, अरण्यक होते हैं उनसे मिलती है। यानी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, इन सभी की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इन सभी वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसलिए उत्तर वैदिक काल को समझने के लिए एक बेहतर साक्ष्य और स्रोत के रूप में हम जानते हैं यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक। अब आप कहिएगा सर ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? देखिए, प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक वेद के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं, ठीक है। और उन 4 भागों में क्या क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, ये उनके भाग हैं। यानी कि प्रत्येक वेद में ये भाग होते हैं उनको और विस्तृत रूप से बताने के लिए। जैसे अगर हमें ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ने से किस बात की जानकारी मिलेगी? तो यजुर्वेद की जानकारी मिलेगी। हम इसका जिक्र हम अभी आगे थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि प्रमुख स्रोत जो है उत्तर वैदिक काल के ये यही सब है। एक और बात, लोहे के बहुत सारे उपकरण मिले। अब आप बताइए, जिस चीज के साक्ष्य मिल रहे हैं जाहिर है उस चीज को उस युग से जोड़ा जाएगा। लोहे के बहुत सारे साक्ष्य मिले पाकिस्तान के गंधार में। पाकिस्तान के गंधार में लोहे के उपकरण मिले, मृतकों के साथ लोहे पे उपकरण दफनाए गए मिले। अतरंजी खेरा वगैरह में
खुदाई का काम हुआ वहां मिले। तो आप सोचिए कि उत्तर वैदिक काल को यहां मैंने ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लौह प्रौद्योगिकी युग की जो शुरुआत है वो उत्तर वैदिक काल से होती है। लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल से ही इसकी शुरुआत हुई है। चलिए, इसके अध्ययन के और पुख्ता साक्ष्य मिले क्या? तो उस वक्त की विशिष्टता थी चित्रित धूसर मृदभांड। ये उस वक्त के साक्ष्य थे अध्ययन करने के कि भाई उत्तर वैदिक काल में और लोगों की सभ्यताएं कैसी थी। सभ्यता का मतलब क्या होता है? लोग जीने के लिए ना जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे उनके बारे में अध्ययन करना, उनकी सभ्यता के बारे में अध्ययन करना होता है। तो हमने इसमें यही देखा, इनकी विशिष्टता थी चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि एक साक्ष्य भी था उत्तर वैदिक काल का। ये चित्रित मतलब मिट्टी के बर्तन चित्रित, उस पर चित्र बनाए, कसीदे काटे हुए, डिजाइन, बिल्कुल डिजाइन सुंदर बनाया गया था। इनका केंद्र क्या था? मध्य देश। ये रहा उत्तर वैदिक काल का परिचय। यानी कि हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ने इन सब के माध्यम से इसको हम और बेहतर से समझते हैं। इनका केंद्र मध्य देश था। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये याद रखिएगा एक फैक्ट के रूप में। ठीक है, एक फैक्ट के रूप में याद रखना है कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद और सामवेद ना बताया जाता है। शास्त्रों में दंत कथाएं हैं कि ब्रह्मा जी के से न 3 ही वेद निकले थे, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद पुराने हैं, बाद में अथर्व ऋषि के द्वारा संकलित किया गया था अथर्ववेद, जो भगवान शंकर द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। तो 3 वेद जो पुराने थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मित्रों ध्यान रखिएगा बारंबार परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए याद रखिएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेदत्रयी या त्रयी किसको कहते हैं दोस्तों? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी और त्रयी कहते हैं। वेदत्रयी और त्रयी कहते हैं किसको? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। अब देखिए, अब हम इसके भौगोलिक विस्तार को देख लेते हैं कि आर्य लोग उत्तर वैदिक काल में कहां कहां तक विस्तृत थे, यानी कि उनका विस्तार किस किस राज्य और क्षेत्र और किस किस नदी से वो परिचित थे। इनका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। देखिए, एक तो मध्य देश, यानी कि भारत के नक्शे पे जो मध्य प्रदेश है वो मध्य देश पूरा इनका विस्तार था। ठीक है, तो मध्य देश इनका केंद्र था। शतपथ ब्राह्मण में, अब शतपथ ब्राह्मण, ये ना एक बात यहां सुन लीजिए, यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद के 2 शाखाएं, तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक यहां देखिए, यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना, उसको कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। उसको क्या कहते हैं? शतपथ ब्राह्मण। यानी कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कहते हैं शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। इसी शतपथ ब्राह्मण में एक विदेह माधव की कथा है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा है। उस विदेह माधव की कथा से ये पता चलता है कि जो आर्य लोग थे उत्तर वैदिक काल में, इनका विस्तार गंडक यानी कि सदानीरा, गंडक यानी कि सदानीरा के पूर्व दिशा में था। यानी कि आर्यों की विस्तार सदानीरा के पूरब है। ये किससे पता चला? ये पता चला यजुर्वेद के जो दूसरी शाखा है शुक्ल यजुर्वेद, उसके ब्राह्मण ग्रंथ से, जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। यानी कि शतपथ ब्राह्मण में एक विदेह माधव की कथा है। उस कथा में जिक्र है कि आर्य जो हैं, उत्तर वैदिक कालीन आर्य, वो गंडक नदी के पूर्व तक विस्तृत थे। ध्यान रखिएगा, अब आपसे 3 प्रश्न इसी से बनेगा। यानी कि आर्यों का विस्तार गंडक नदी के दाएं बाएं पूर्व दक्षिण, तो इससे तो एक प्रश्न बन जाएगा। दूसरा, किसमें ये मिलता है कि इनका विस्तार पूर्व की तरफ से? तो आप ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण वो साक्ष्य है जिसमें ये बताया या उल्लेख किया गया है कि गंडक यानी कि सदानीरा के पूर्व की ओर इनका विस्तार था।
एक और बात सुनिए दोस्तों, भारत के नक्शा पे ना, जब भारत का नक्शा आप देखेंगे तो कुछ यूं है भारत का नक्शा, है ना। देखिए ये भारत का नक्शा है जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, एक रफ नक्शा हम भारत का ड्रॉ कर रहे हैं। इसको आप गौर से देखिए, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम ये देखेंगे कि केंद्र जो है ना पंजाब से बढ़ गया था कुरुक्षेत्र की ओर। तो हमें ये बेसिकली जानना है कि भारत के नक्शे पे पंजाब कहाँ है। तो पंजाब भारत के नक्शे पे ना यहाँ है, ठीक है, ये भारत के नक्शे पे पंजाब है और पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र तक आ गया है। यानी कि कुरुक्षेत्र किधर है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा एकदम, क्योंकि ये भौगोलिक विस्तार है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो है पंजाब, पहुंच गए पंजाब, पंजाब के नीचे मिलेगा आपको इधर हरियाणा और यही मिलेगा कुरुक्षेत्र। तो आप इस एरिया को कवर कर रहे हैं, मतलब आप किसके समीप पहुंच रहे हैं, आप दिल्ली के समीप पहुंचने लगे। यानी कि आप दिल्ली के समीप पहुंचने लगे और दिल्ली से नोएडा उत्तर प्रदेश मिला हुआ है और इधर से यमुना आती है और इधर से गंगा आती है। यानी कि यमुना और गंगा के द्वाब क्षेत्र तक, यमुना और गंगा के द्वाब क्षेत्र तक मित्रों, देखिए यमुना और गंगा के द्वाब क्षेत्र तक इसका विस्तार हो गया था। यानी कि इनका केंद्र पंजाब था, लेकिन पंजाब से ये बढ़ गए कुरुक्षेत्र की तरफ। यानी कि दिल्ली गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक उत्तर वैदिक काल के आर्यों का विस्तार हो चुका था। ठीक है दोस्तों, भारत के नक्शे पे देखिए, कोई भी चीज आपको मिले ना तो तुरंत मैप पे कल्पना कीजिए। और जैसे कि हमने यहाँ मैप ड्रॉ किया है, आप लगभग अनुमानता आप अगर ध्यान से देखें तो इसको समझ पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये ना उत्तर वैदिक काल के लोग जो थे, ये विदेह, कौशल और अंग, वही जहां का कर्ण राजा था जिसको दुर्योधन ने दे दिया था अंग, तो अंग, कौशल और विदेह, इन तीनों राज्यों से उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित थे। इन तीनों राज्यों से, विदेह, कौशल, अंग, ध्यान से सुनिए, विदेह, कौशल, अंग, इन तीनों राज्यों से कौन परिचित था, उत्तर वैदिक काल के आर्य परिचित थे। और ये किसके आसपास में, तकरीबन आप देख रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व तक ही था उत्तर वैदिक काल। यानी कि 600 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन के अंतिम दौर तक ये पता चल चुका था कि विदेह, कौशल और अंग से उत्तर वैदिक काल के जो आर्य लोग थे वो परिचित हो चुके थे। इन राज्यों के नाम वो जानते थे और इनसे वो परिचित थे, इनका उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण, फिर से एक बार, शतपथ ब्राह्मण क्या है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा मित्रों। शुक्ल यजुर्वेद का एक शाखा है, उसका एक ब्रांच है। शतपथ ब्राह्मण में मित्रों ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक कालीन की 2 नदियां बड़ा फेमस है। कहां इसका उल्लेख मिलता है, यह बात परीक्षा में पूछा जाता है। 2 नदी, रेवा नर्मदा नदी को कहते हैं, इसका उल्लेख कहां है, शतपथ ब्राह्मण में है। यानी कि शतपथ ब्राह्मण से यह मालूम चलता है कि रेवा, नर्मदा और गंडक यानी कि सदानीरा, इन 2 नदियों का उल्लेख मिलता है। यानी कि उत्तर वैदिक काल में 2 नदी, उत्तर वैदिक काल में 2 नदी, रेवा यानी कि नर्मदा, सदानीरा यानी कि गंडक, इन 2 नदियों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मैं तो ध्यान रखिएगा, मैं इसको कलर कर रहा हूं। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में क्या मिला, रेवा, नर्मदा और सदानीरा। यानी कि उत्तर वैदिक काल में नर्मदा को क्या कहा जाता था, रेवा। नर्मदा किधर बहती है, इधर, यानी कि दक्षिण भारत की नदियां हैं नर्मदा, तो रेवा इनका उल्लेख है। ठीक है, अब हम दोस्तों देखेंगे सामाजिक विस्तार के बारे में। ये तो हमने देखा कि एक तो हमने परिचय कर लिया उत्तर वैदिक काल का और भौगोलिक विस्तार देख लिया। अब हम अगली वीडियो में सामाजिक स्थिति के बारे में जानेंगे पूरी तरह से बेहतर, यानी कि उत्तर वैदिक काल के लोग कैसे रहते थे, उनका समाज कैसा था, उनके समाज में परिवेश कैसी थी, सभ्यता और संस्कृति कैसे था, ये सारी चीजों को हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।